सस्पेंडेड अकीरा। मोनिका वहां आ चुकी थी। उसने अकीरा को अक्षय पर अटैक करते और अपने बारे में चिल्लाते हुए सुन लिया था। यू आर डिस्गस्टिंग। जैसी खुद हो वैसा ही सबके बारे में सोचती हो, अपने स्कूल की हेड मिस्ट्रेस के बारे में भी। घर पर बैठकर आराम करो, अब तुम्हारा दिमाग तभी ठिकाने आएगा। मोनिका की आवाज में हमेशा की तरह पावर और अथॉरिटी थी। मोनिका मैम, सूरज ने कहा, अक्षय ने अकीरा को भड़काया था और उसने जानबूझकर उसे घायल भी किया था फाइट में, इसलिए सूरज नहीं चाहता था कि उसकी और अकीरा की लड़ाई का कोई और फायदा उठाए। अब मेरी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है सूरज, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अकीरा ने गुस्से से कहा और पलटकर पोर्टल ऑन करके अपने घर चली गई। मैम, आपको अकीरा को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं, सूरज ने मोनिका की तरफ आग्रह से देखकर कहा। अक्षय उन दोनों के पीछे मुस्कुराते हुए जाने लगा। अगर अकीरा की गलती है तो फिर अक्षय की भी गलती है, उसे भी सस्पेंड करिए। सूरज की बात सुनकर अक्षय और उसकी टीम रुक गए। सूरज, मुझे मत बताओ कि किसे सस्पेंड करना है और किसे नहीं, मोनिका ने मुड़कर अक्षय से कहा। और ध्यान रहे अक्षय, आगे मुझसे बदतमीजी मत करना, वरना तुम्हें भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। मोनिका की बात सुनकर अक्षय अपनी टीम के साथ वहां से निकल गया। सॉरी सूरज, मुझे पता है कि अकीरा तुम्हारी दोस्त है और काफी करीब भी, पर उसकी ऐसी हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और अक्षय को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। पहली बात तो वो हमारे स्कूल का पहला लेवल 7 का फाइटर है। उसे सस्पेंड करने पर स्कूल को हायर मैनेजमेंट को कई सवालों का जवाब देना होगा। दूसरा, वो फाइटिंग लीग के फाइनल में है और उसने मुझसे या मेरे बारे में अकीरा जैसी कोई बकवास नहीं की है। मोनिका की बात सुनकर सूरज ने कुछ नहीं कहा। तुम इन सब बातों को ध्यान से निकाल दो और कल फाइटिंग लीग के फाइनल के बारे में सोचो। रोबोट ने मुझे मैसेज भेजा था तुम्हारे मेरे घर पर रहने के बारे में। तुम मेरे घर जाओ और आराम करो, मैं शाम को मिलती हूँ तुमसे। फिर जंगल और जंगली जानवरों के बारे में तुम्हें ज़रूरी जानकारी दे दूंगी। तुम्हारे पोर्टल में मेरे घर का पता है ना? हाँ मोनिका, है। थैंक यू अपने घर पर रहने देने के लिए। मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ, बाय। सूरज ने पोर्टल ऑन करते हुए कहा। बाय सूरज। सूरज को अपने घर जाते देखकर मोनिका की आंखों में एक चमक आ गई थी। इधर इस दुनिया में रघु इंस्टीट्यूट लैब जाकर प्रोफेसर शर्मा की छुट्टी की अर्जी दे आया था। साथ ही प्रोफेसर शर्मा के कहे अनुसार और उनकी बनाई लिस्ट के अनुसार उनकी लैब से जरूरी सामान भी ले आया था। प्रोफेसर शर्मा, आपके परिवार में कौन कौन है? आप उनको दिन में 2 बार कॉल कर पाएंगे, बाकी समय आपका मोबाइल हमारे पास रहेगा। आपके खाने पीने और बाकी की चीजों का भी ख्याल रखा जाएगा। बस आप किसी भी तरह की चालाकी मत कीजिएगा प्लीज, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। विक्रम अंकल ने प्रोफेसर शर्मा को समझाते हुए कहा। मेरे परिवार में अकेला हूं, माँ और पापा कई साल पहले गुजर गए और शादी के लिए फुर्सत नहीं मिली। मोबाइल सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए है और उससे भी मैंने छुट्टी ले ली है, तो उसका कोई काम नहीं बनता। और रही आपके बेटे को ढूंढने की बात, तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, प्रोफेसर शर्मा ने कहा। प्रोफेसर शर्मा विक्रम अंकल और रघु की मदद करने को मान तो गए थे, पर उनके मन में कई सवाल भी थे, जैसे कि लॉकेट और डायरी विक्रम अंकल और रघु के पास कैसे आए? शरद, रवि और सूरज कहां थे? क्या उन्होंने ही ये लॉकेट और डायरी इन दोनों को दिए थे? और अगर हां तो क्यों? कहीं इन लोगों ने उनकी हत्या तो नहीं कर दी? ये सब सोचकर प्रोफेसर शर्मा थोड़े घबराए हुए थे, पर उनका वैज्ञानिक दिमाग और मन साथ में ये भी चाह रहा था कि सूरज के साथ जो हुआ उसका पता भी लगाया जाए। और उनकी खुद की भी दिलचस्पी जाग उठी थी कि ये डिवाइस काम कैसे करते हैं और इससे किस दुनिया में जाया जा सकता है। थैंक यू प्रोफेसर शर्मा, हम आपकी इस मदद को कभी नहीं भूल पाएंगे, विक्रम अंकल ने कहा। हम लोग काम करना शुरू करते हैं। विक्रम अंकल ने रघु को दोबारा इन्वर्टर ऑन करने का इशारा किया। इस बार प्रोफेसर शर्मा ने इन्वर्टर को कंप्यूटर से जोड़ा था और साथ ही अपने लाए कुछ डिवाइसेस को भी। जैसे ही रघु ने स्विच ऑन किया, कंप्यूटर ऑन हो गया। ओ भूतनी के, चालू हो गया। बड़ा सताया था इसने मुझे। प्रोफेसर शर्मा की जय हो। रघु खुश हो गया था। विक्रम अंकल की आंखों में भी खुशी थी। दूसरी दुनिया की सभी जानकारी इस कंप्यूटर में मौजूद है। डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स में बस उतनी जानकारी है जितनी जरूरी हम रख सकते थे। अब हमें काफी कुछ पता चल जाएगा। प्रोफेसर शर्मा की आवाज में भी खुशी झलक रही थी। जल्दी कीजिए प्रोफेसर, मुझे सूरज से मिलना है, विक्रम अंकल ने किसी छोटे बच्चे की तरह मचल कर कहा। हमने अभी सिर्फ कंप्यूटर ऑन किया है विक्रम, मैंने 20 साल पहले दूसरी दुनिया में जाने के लिए काम किया था, उसके बाद नहीं। मुझे भी कुछ समय लगेगा इन चीजों को समझने में, हो सकता है कुछ हफ्ते लगे या कुछ महीने भी, प्रोफेसर शर्मा ने विक्रम अंकल को समझाते हुए कहा।
प्रोफेसर की बात सुनकर विक्रम अंकल के चेहरे पर उदासी छा गई। ये देखकर प्रोफेसर ने कहा, तुम चिंता मत करो विक्रम, मैं वादा करता हूं कि हम तुम्हारे बेटे सूरज को ढूंढ निकालेंगे और मैं तुम्हें उस तक पहुंचाऊंगा भी। प्रोफेसर शर्मा की बात सुनकर विक्रम अंकल और रघु को थोड़ा साहस मिला और वो सब काम पर जुट गए। इधर अक्षय और उसकी टीम अपने फाइटिंग स्कूल के बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठकर कल होने वाली जंगल रन फाइनल के बारे में बातें कर रहे थे। अक्षय, तुम्हें सावधान रहना होगा, सूरज खतरनाक हो सकता है। जिस तरह उसने तुम्हें जिम में हराया और फाइटिंग लीग के फाइनल में पहुंच गया, उससे समझ आता है कि वो कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है। कल की फाइट से पहले प्रोबॉट वैसे भी उसके वेपन में 2 नए पावर जोड़ देगा जो तुम्हें मालूम नहीं। ऐसे में उससे मुकाबला करना समझदारी नहीं है। कल वो जंगल में किसी जानवर को मारे उससे पहले तुम किसी जानवर का शिकार कर लेना, ताकि तुम पहले ही जीत जाओ और तुम्हारा सूरज से मुकाबला ही ना हो। अक्षय की गर्लफ्रेंड ने उसके हाथ पर हाथ फेरते हुए कहा। अक्षय ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और कहा, चिंता मत करो निशा, कल फाइटिंग लीग के फाइनल में मैं अपनी हार का बदला सूरज से ले लूंगा। जंगल में ना कोई रूल्स होंगे, ना उसे बचाने के लिए अकीरा या मोनिका। कल कोई जंगली जानवर उसे घायल करे उसके पहले मैं ही उसे ठिकाने लगा दूंगा। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर सूरज मर भी जाता है तो जंगल में तो हादसे हो ही जाते हैं ना। अक्षय के चेहरे पर कमीनापन साफ दिख रहा था। इधर अकीरा भी अपने घर पहुंच गई थी। उसका दिमाग अभी भी स्कूल में ही था। वीवो उसके पैरों के पास बैठा हुआ था और आवाजें निकाल रहा था। आज जो कुछ मेरे साथ हुआ अच्छा नहीं हुआ। मोनिका को मैं इसका जवाब दूंगी। और रही बात सूरज और अक्षय की, तो आई होप कल फाइटिंग लीग के फाइनल में दोनों को सबक मिल जाए। जिस दिन मैं स्कूल लौटूंगी उस दिन सबसे पहले अक्षय से बदला लूंगी और फिर सूरज। अकीरा की आंखों में नफरत थी। तभी वीवो ने अपने कान खड़े कर दिए। क्या हुआ वीवो, भूख लगी है? अकीरा ने वीवो को पुचकारते हुए पूछा। वीवो की 4 आंखों में से ऊपर की 2 आंखों में से लेजर जैसी किरणें निकली और हवा में एक स्क्रीन बन गई जिसमें एक वीडियो चल रहा था। ये क्या है वीवो? अकीरा ने वीडियो देखते हुए कहा। वीडियो में जो सीन चल रहा था वो सूरज का अकीरा के घर में पहला दिन था। वीडियो में अकीरा अपने कपड़े सूरज के सामने उतार रही थी और सूरज उसे हैरत से देख रहा था। ये देखकर अकीरा के मन में सूरज के लिए और कड़वाहट भर गई और उसे वो रात भी याद आ गई जिस दिन उसने सूरज के बेडरूम में जाकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश की थी। बंद कर दो इसे वीवो, मुझे नहीं देखना ये सब कुछ। उसे सूरज और मोनिका का एक घर में रहना भी याद आ गया। वीवो ने हल्की गुर्राहट जैसी आवाजें निकाली और वीडियो बंद हो गया। तभी उसके कनेक्ट पर एक मैसेज आया। यह मैसेज मोनिका ने भेजा था। मुझे हफ्ते भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, भाड़ में जाओ मोनिका। अकीरा ने निखिल को रात में आने का मैसेज किया, अपने कपड़े उतारे और बेडरूम की ओर बढ़ गई। इधर प्रोबॉट के बेसमेंट में बंद कैदी माया और रवि से बातचीत कर रहे थे। रवि, तुम अगर और भी कुछ जानते हो तो हमें बता दो, शायद सारी बातें जानकर हम तुम्हारी कुछ मदद कर पाएं। प्रोफेसर मिया ने रवि से कहा। माया, तुम्हें क्या लगता है? रवि ने माया की ओर देखते हुए पूछा। माया की हालत खराब दिख रही थी। लगभग 50 साल की एक महिला, कद 5 फुट 5 इंच और शरीर दुबला पतला सा कमजोरी के कारण। वो रवि की तरफ चलते हुए आई जो उसी तरह की हालत में था, बस कद उसका 6 फीट का था। 20 साल बीत चुके हैं, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं लगती। छुपाना अब किस काम का? माया ने रवि के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। रवि ने उसे अपने पास बैठा लिया। ठीक है, मैं आप सबको मेरी, माया और शरद की कहानी बता देता हूं। इतना कहकर रवि ने अपने और माया के सिवाय वहां बैठे सभी 8 लोगों को कहानी सुनाना शुरू किया। इधर मोनिका के घर को देखकर सूरज को अपना घर और विक्रम अंकल और रघु के साथ बिताए दिन याद आने लगे थे। मोनिका के छोटे महल जैसे घर में 4 बेडरूम, एक हॉल, एक डाइनिंग रूम, एक गार्डन, एक किचन और 2 लैब भी थी, रोबोट से मिलती जुलती। काफी आलीशान और खूबसूरत घर है ये तो। एक स्कूल की हेड मिस्ट्रेस के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट। सूरज लैब से निकलकर फर्स्ट फ्लोर पर गया। इस सबसे बड़े बेडरूम में कमरे के दोनों ओर खिड़कियां थी और उत्तर दिशा में साकुरा ग्रह का सूरज डूब रहा था, जो कि पृथ्वी के सूरज जैसा ही था। बेडरूम में कई तस्वीरें और पेंटिंग्स लगी हुई थी जिनमें साकुरा ग्रह के पुराने फाइटर्स देवता बने हुए थे। सूरज ने कमरे की छत की तरफ देखा, जहां पर बीचों बीच बेड के ठीक ऊपर एक विशाल आईना लगा हुआ था। बेड के पीछे खूबसूरत लड़की की न्यूड पेंटिंग बनी हुई थी, जिसमें पेंटर ने लड़की के अंगों को बहुत अच्छे से उभार कर बनाया था। मोनिका का टेस्ट काफी अच्छा है।
सूरज ने पेंटिंग देखते हुए कहा, तुम्हें भी पसंद आएगा। पीछे से मोनिका की आवाज आई, जिसे सुनकर सूरज चौंक गया। ओ हाय मोनिका, मैं बस घर देख रहा था, काफी खूबसूरत है, और ये पेंटिंग भी। सूरज ने हड़बड़ाते हुए कहा, जानती हूं काफी खूबसूरत है ये पेंटिंग, क्योंकि ये मेरी ही पेंटिंग है। मेरे बॉयफ्रेंड ने बनाई थी मेरे लिए कुछ साल पहले। मोनिका ने सूरज की आंखों में देखकर कहा, ओह, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है। नहीं था, पर उसे पता नहीं था कि मुझे कैसे खुश रखा जाता है। उसे सिर्फ अपनी खुशी से मतलब था, तो मैंने अपनी खुशी के लिए उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। अब मैं अपनी खुशी ढूंढ रही हूं। उसने अपने आंखों से सूरज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। तुम मुझे मेरा रूम बता दो, मैं जाकर फ्रेश भी हो जाता हूँ और कल के फाइनल के लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ। प्रैक्टिस की जरूरत तो तुम्हें लगेगी ही सूरज, मोनिका ने सूरज के करीब आते हुए कहा। कुछ जंगली जानवरों को काबू करना मुश्किल होता है। मोनिका ने सूरज का हाथ पकड़ लिया था। माफ करना मोनिका, मैं समझा नहीं। सूरज ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, मैं समझाती हूँ। मैं स्कूल के बाद प्रोबॉट के पास गई थी। उसने कल की फाइट के लिए तुम्हारे वेपन के लिए 2 नए अटैक तैयार किए हैं। पहला है आग की तलवार और दूसरा आग का फंदा। आग की तलवार किसी भी जीवित चीज को काट सकती है और आग के फंदे से जंगली जानवरों को काबू करने की कोशिश या उन्हें पकड़ा जा सकता है। ये दोनों अटैक लेवल 9 के फाइटर्स और इंसानों पर करना मना है। कल की फाइट के लिए इतना जानना काफी है। बाकी कौन से जंगली जानवर आएंगे तुम्हारे और अक्षय के सामने, ये पता लगाना नामुमकिन है। तो तुम्हें उनके बारे में बताकर कंफ्यूज क्यों करना। हालांकि मैंने एक फाइल तुम्हारे कनेक्ट में भेज दी है, उसे चेक कर लेना। यह कहकर मोनिका ने सूरज की फाइटर रिंग में एक चिप लगा दी, जो रिंग में गायब हो गई। जंगल रन के रूल्स कल फाइनल शुरू होने से पहले अनाउंस किए जाएंगे। उन्हें ध्यान से सुनना और फॉलो करना। बाकी जंगल में हमारे तुम्हारे रूल्स काम नहीं आते, सिर्फ जंगली पना काम आता है। इतना कहकर मोनिका ने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए और ब्रा और पैंटी में बाथरूम की ओर जाने लगी। मोनिका के जिस्म के सामने शीना और अकीरा का जिस्म कुछ भी नहीं था। सूरज का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारा डिनर किचन में रखा है सूरज, खा लो और अपने बेडरूम में इंतजार करो, और जाते हुए बेडरूम का दरवाजा लगा देना। इतना कहकर मोनिका ने अपनी ब्रा उतारी, अपने उरोजों को संभाल बाथरूम के अंदर चली गई। इधर रवि और माया ने सभी कैदियों को अपनी और शरद की कहानी बता दी थी। उनकी कहानी सुनकर सभी वैज्ञानिक गुस्से और हैरत के मिले जुले भावों से भरे हुए थे। रवि और माया, हम ऐसे नहीं बैठे रह सकते, अब हमें कुछ करना होगा, प्रोफेसर हार्प ने कहा। पर हम क्या करेंगे? रवि ने पूछा। भागेंगे? क्या रवि और माया बाकी कैदियों के साथ भाग पाएंगे? क्या सूरज फाइनल में जीत पाएगा? अकीरा अब क्या करेगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सूरज 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 सूरज, अक्षय 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 अक्षय। स्कूल से कुछ दूर बने फाइटिंग लीग स्टेडियम में पूरा स्कूल आया हुआ था। ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए वीडियो को, चैनल को भी मोनेटाइज करवाइए। फाइटर्स, पाशो शहर के कुछ लोग, टीचर्स, हेडमिस्ट्रेस मोनिका और साथ में जजेस भी। मोनिका और प्रोबॉट भी जज थे। उनके साथ 2 और जज थे। पहले सकुरा फाइटिंग स्कूल की पुरानी स्टूडेंट और लेवल 10 की फाइटर लिया, और पाशो शहर की सबसे सम्माननीय और प्रसिद्ध फाइटर्स में से एक शनाया। सूरज और अक्षय जंगल के ठीक सामने खड़े हुए थे, अपनी ड्रेस पहने और अपने वेपन के साथ। उनके सामने एक अदृश्य दीवार थी। ये दीवार इसलिए बनाई गई थी कि अगर गलती से कोई जंगली जानवर इस तरफ आ गया तो वो शहर में नहीं घुस पाएगा। शहर को बचाने के लिए शहर की जितनी भी सीमाएं जंगल से जुड़ी थी, उन सभी में ऐसी अदृश्य दीवार लगी हुई थी। अक्षय के चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ साथ घमंड भी था। सूरज थोड़ा सा नर्वस था। उसने पिछली रात को मोनिका की दी हुई फाइल देखी थी, जिसमें 10 जंगली जानवरों की जानकारी थी और यह भी बताया गया था कि जंगल में लगभग 200 से ज्यादा खतरनाक जानवर थे। उस फाइल में दी गई कुछ फोटोज को देखकर सूरज नर्वस हो गया था।
ज्यादातर जानवर खतरनाक होने के साथ साथ डरावने भी थे। कोई जहरीली फुंकार फेंकता था तो कोई एसिड थूकता था। एक ड्रैगन जैसा जानवर तो एक हाथी और मकड़ी का मिला जुला रूप जो अपने शिकार को जिंदा निगल जाता था और अपने पेट में 3 हफ्तों तक धीरे धीरे पचाता था। क्या हुआ सूरज, फाइनल शुरू होने से पहले ही होश उड़ गए क्या? अक्षय ने सूरज के चेहरे को देखते हुए कहा। अभी तो गेम शुरू हुआ है अक्षय, फाइनल का रिजल्ट ही बताएगा कि किसके होश उड़े और कौन जमीन पर टिका रहा। सूरज ने विक्रम अंकल और रघु को याद करके कहा और तभी स्कूल के अनाउंसर ने जंगल रन फाइनल के नियम बताने शुरू कर दिए। साकुरा फाइटिंग स्कूल की फाइटिंग लीग के फाइनल जंगल रन में आप सभी का स्वागत है। हमारे फाइनलिस्ट हैं लेवल 7 के फाइटर और पिछले साल के फाइटिंग लीग के विनर मेटल वेपन के साथ अक्षय, और दूसरी तरफ हैं हाल ही में साकुरा फाइटिंग स्कूल में ज्वाइन करके लेवल 5 के फाइटर बने फायर वेपन के साथ सूरज। पूरे स्टेडियम में जोरदार हल्ला हुआ। दोनों फाइनलिस्ट एक साथ गेम शुरू करेंगे। उनका मिशन है कि किसी भी एक जंगली जानवर का शिकार करना। हमने कुछ ड्रोन कैमरे जंगल में छोड़ दिए हैं जो फाइटिंग की रिकॉर्डिंग कर पाएं। शिकार के लिए पॉइंट शिकार के आकार, शक्तियों और फाइनलिस्ट ने किस तरह से उसे पकड़ा या मारा है इस बात पर निर्भर करेगा। इसका फैसला हमारे जजेस करेंगे। कोई घटना हो जाने पर, जैसे कि फाइनलिस्ट के घायल होने या मृत्यु हो जाने पर, स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसकी सहमति दोनों फाइनलिस्ट से ले ली गई है। अगर दोनों फाइनलिस्ट ने एक ही जानवर का शिकार किया और हक जमाया तो उनसे पूछताछ के बाद विनर घोषित किया जाएगा। अनाउंसर ने मुड़कर जजेस की ओर देखा और पूछा, तो क्या हम फाइनल शुरू करें? सभी जजेस ने सहमति दे दी और अनाउंसर ने एक विशालकाय डिजिटल स्क्रीन पर बनी बेल को एक रिमोट से बजा दिया। बेल के बजते ही अदृश्य दीवार हल्के नीले रंग की दीवार में बदल गई और सूरज और अक्षय के सामने 2 दरवाजे नजर आने लगे। दोनों ने अपने वेपन को देखा और जंगल के अंदर चले गए। दोनों के जाते ही दरवाजे बंद हो गए और नीली दीवार फिर गायब हो गई। बेस्ट ऑफ लक सूरज। अकीरा स्टेडियम के बाहर बनी एक बिल्डिंग की छत पर दूरबीन के साथ मौजूद थी। उम्मीद करती हूं तुम्हें आज सबक मिल जाएगा। उसके चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कान थी। जजेस के साथ बैठा हुआ प्रोबॉट बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके सैटेलाइट कैमरा ने पिछले कुछ दिनों से सूरज की रिकॉर्डिंग की हुई थी। आज उसे इंतजार था कि सूरज किस तरह से जंगली जानवर को हराएगा ताकि वो और अच्छे से उसका एनालिसिस कर सके। साथ ही वो ये भी सोच रहा था कि अगर सूरज को कुछ हो गया तो वो लॉकेट उसके हाथ आसानी से लग सकता था। प्रोबॉट, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? शनाया ने पूछा। हाँ, काफी खुश हूं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लेवल 7 का पिछला विनर एकदम नए फाइटर से कंपीट कर रहा है, वो भी लेवल 5 के। काफी इंटरेस्टिंग फाइनल है, प्रोबॉट ने कहा। दोनों जंगल के अंदर जा चुके हैं, देखते हैं क्या होता है, लिया ने कैमरा ब्रॉडकास्टिंग स्क्रीन को देखते हुए कहा। सूरज ने जंगल में घुसते ही अक्षय की विपरीत दिशा में जाना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद उसे अक्षय के कदमों की आवाज आनी भी बंद हो गई। उसने अब जंगल को गौर से देखना और सुनना शुरू किया। यहाँ के पेड़, फल, फूल अजीब से थे। एक पेड़ ने उसके सामने अपने तने के भीतर एक 8 फुट के मच्छर जैसे दिखने वाले जानवर को चबाकर मार डाला और उस जानवर की लाश के टुकड़े थूक दिए। ये देखकर सूरज कांप गया। उसने पेड़ों से दूरी बनाकर चलना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। ये कैसी अजीब सी आवाज है? शायद कोई जंगली जानवर आसपास है। मुझे शांत और चुपचाप रहना होगा। सूरज ने अपनी रिंग से आग की तलवार अपने हाथ में पकड़ ली और धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। उफ, मैंने तो पता नहीं क्या सोच लिया था। पेड़ को पार कर जब सूरज आवाज तक पहुंचा तो उसे एक भूरी चट्टान के पास वीवो जैसा दिखने वाला एक जानवर दिखाई दिया। ओ वीवो का भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने उस जानवर से पूछा कि तभी उसे अपने पीछे एक हलचल सुनाई दी। सूरज ने पलट कर देखा और तुरंत अपनी अंगूठी से आग की दीवार बनाकर सामने कर दी। वो बाल बाल बच गया। अक्षय ने उस पर अपने वेपन से एक नया अटैक किया जिसमें पिघला हुआ वेपन अपने ओपोनेंट को बुरी तरह घायल कर सकता था या मार सकता था। यहाँ तुझे कौन बचाएगा सूरज? तेरी सारी होशियारी आज यहीं खत्म हो जाएगी। अक्षय, तूने अब इसे पर्सनल बना दिया है, अब तू भी बच नहीं पाएगा। सूरज ने आग का फंदा निकाल अक्षय की तरफ उछाला। इन बचकाने हमलों से तो तू बच्चों को हरा सकता है, पर मुझे नहीं। अक्षय ने मेटल पिन का अटैक किया। सूरज एक तरफ हट गया और वो नुकीली मेटल पिन सूरज के पीछे पड़ी चट्टान पर जा धंसी। अक्षय ने दूसरा नया अटैक करना शुरू कर दिया जिसमें मेटल की एक पतली चादर अपने ओपोनेंट को पूरी तरह से कवर कर लेती थी और सूरज ने अक्षय पर आग की तलवार से हमला कर दिया।
पर अक्षय की आंखें सूरज पर नहीं बल्कि उसके पीछे लगभग 20 फुट ऊपर टिकी हुई थी और उसके चेहरे पर दहशत आ चुकी थी। क्या हुआ अक्षय? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। ये कहकर सूरज अक्षय की ओर बढ़ा कि तभी उसे फिर वही अजीब सी आवाज अपने पीछे सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। हे भगवान, ये क्या चीज है? सूरज और अक्षय के सामने एक 20 फुट ऊंचा जानवर था। इसका मुंह शेर जैसा था और पिछला हिस्सा छिपकली जैसा भूरा। वीवो जैसा जानवर वहां से भाग चुका था। ये तो वॉर्डर है, अक्षय ने चिल्लाकर कहा और एक पेड़ के पीछे छिपने लगा। सूरज ने भी उसे फॉलो किया। उस जानवर ने अपने सिर को उठाया और अपने ऊपर मंडरा रही 2 चिड़ियों को चबाकर सूरज और अक्षय के सामने फेंक दिया और दहाड़ मारी। ओह नो, हमारे कैमरे, अक्षय ने कहा। वो चिड़िया नहीं बल्कि स्कूल के ड्रोन कैमरे थे। अक्षय, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ ये क्या चीज है और ये क्या कर सकता है? ताकत और कमजोरी बताओ। सूरज की आवाज में घबराहट साफ थी। कमजोरी? ये वॉर्डर है, सबसे शक्तिशाली जंगली जानवरों में से एक। ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं। पता नहीं आज कैसे मिल गया और वो भी स्कूल के इतने पास। इसके बारे में स्कूल की फाइल्स में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि ये अपने शरीर से ही बिजली पैदा कर सकता है। अक्षय भूल चुका था कि सूरज उसका दुश्मन है। उसे बस अपनी जान बचानी थी। क्राम! एक बिजली गिरी और जिस पेड़ के पीछे सूरज और अक्षय छुपे हुए थे वो एक झटके से गिर गया और दोनों खुद को बचाते हुए वॉर्डर के सामने आ गए। वॉर्डर उनके सामने खड़ा था और उसके मुंह में बिजली चमक रही थी। उसकी 8 आंखें थी और मुंह एक गोल भंवर की तरह जिसमें छोटे छोटे आरी जैसे पैने दांत लगे हुए थे। उसने अपनी मूंछ से हमला किया। सूरज ने उछलकर खुद को बचाया और उस पर आग के शोले फेंके। वॉर्डर ने गुस्से से उस पर मुंह से बिजली फेंकी और फिर अक्षय पर दोबारा पूंछ से हमला किया। इस बार अक्षय इस वार से बच नहीं पाया। पूंछ से मार खाकर वो एक पेड़ से टकराया और वहीं निढाल हो गया। अक्षय, बच के! सूरज चिल्लाते हुए उसकी ओर बढ़ा कि तभी वॉर्डर ने उस पर बिजली के गोलों से वार किया जो किसी भी चीज से टकराने पर बम की तरह फट जाते थे। अक्षय को बचाकर दूसरे पेड़ के पीछे ले जाते हुए एक बिजली का गोला सूरज के पैर के पास टकराया और वो गिर गया। उसका लॉकेट उसके गले से निकलकर गिर गया। वो लॉकेट को उठाने भागा कि तभी वॉर्डर ने दोबारा बिजली का हमला किया। नहीं! लॉकेट पर बिजली का हमला होते हुए देखकर सूरज चिल्लाया। बिजली लॉकेट के ठीक बगल में गिरी जहां प्रोबॉट का लगाया हुआ कैमरा सेंसर था और बिजली के कारण वो खराब हो गया। इधर स्टेडियम में बैठे हुए प्रोबॉट के कनेक्ट में एक मैसेज आया। उसने मैसेज खोलकर देखा तो उसे पता चला कि उसका कैमरा सेंसर खराब हो चुका था। ओ नहीं, ये भी आज ही होना था। अब मैं, प्रोबॉट ने गुस्से को दबाते हुए कहा। क्या हुआ प्रोबॉट, कोई प्रॉब्लम? मोनिका ने पूछा। नहीं मोनिका, कोई दिक्कत नहीं, बस एक डिलीवरी थी जो मैं भूल गया, उसे कल के लिए बोल देता हूं। प्रोबॉट ने कनेक्ट बंद कर दिया। इधर जंगल में सूरज ने लॉकेट बचाकर दोबारा पहन लिया था और अक्षय के साथ पेड़ के पीछे आ गया था। वॉर्डर गुस्से से चारों तरफ बिजली और बिजली के गोले फेंक रहा था, पूंछ से तबाही मचा रहा था और दहाड़ रहा था। अक्षय सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम अपनी लड़ाई स्कूल में भी सुलझा सकते हैं। अभी इस प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं ताकि हम यहाँ से कम जिंदा स्कूल लौट सके, ठीक है? सूरज ने कहा और उसे सुनकर अक्षय ने हाँ में सिर हिला दिया। सूरज ने अक्षय को अपना आइडिया बताया और कहा, पहले मैं जाता हूँ और मेरे कहने पर तुम सही समय पर हमला करना, ओके? सूरज के पूछने पर अक्षय ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। हे, इधर देख बदसूरत जानवर, इधर देख। सूरज ने वॉर्डर का ध्यान बटाया और उसे अक्षय से दूर उसकी विपरीत दिशा में ले गया। अब वॉर्डर की पीठ के पीछे अक्षय था और सामने सूरज। ये ले वॉर्डर, अब तेरा काम खल्लास। सूरज ने उस पर आग के शोले फेंके और चेहरे पर आग की लहर भी। वॉर्डर दहाड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। अक्षय, इसी समय, जल्दी! सूरज चिल्लाया। पेड़ के पीछे से सामने आकर अक्षय ने वॉर्डर की पूंछ पर मेटल पिंच का हमला किया और पीठ पर पिघला हुआ मेटल उड़ेल दिया। वॉर्डर कराह उठा और उसने पीछे मुड़कर अक्षय पर बिजली के गोलों से हमला कर दिया। अक्षय इस बार बच नहीं पाया और घायल हो गया। नहीं, अक्षय! सूरज दोबारा अक्षय की ओर भागा और उसे उठाकर एक चट्टान के पीछे बैठ गया। अक्षय का हाथ घायल हो चुका था। अक्षय, मुझे तुम्हारे वेपन की जरूरत है, इसे मुझे दे दो। पागल हो गए हो क्या? मैं नहीं दूंगा। जिद मत करो अक्षय, अगर तुमने वेपन नहीं दिया तो हम दोनों यहीं मारे जाएंगे। तभी उस चट्टान पर वॉर्डर ने हमला कर दिया और वो चट्टान हिलने लगी। जल्दी अक्षय, जल्दी! ओके, ये लो। अक्षय ने मन मारकर उसे अपना ब्रेसलेट दे दिया। थैंक यू, तुम यहीं रुको।
ये कहकर सूरज चट्टान से बाहर निकला और वाटर पर आग के शोलों और मेटल पिंस का मिला जुला हमला कर दिया। उसे बस वाटर के बिजली गिराने का इंतजार था। वाटर ने जैसे ही अगली बार बिजली गिराई, उसने उसकी पूंछ पर मेटल के सैकड़ों सरिये गाड़ दिए। अब वाटर पूरी तरह चल नहीं सकता था। उसकी पूंछ से नीला खून बहने लगा। उसने पागलों की तरह बिजली गिराना शुरू कर दिया। उफ, ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, सूरज ने बचते हुए कहा। तभी एक आवाज आई, अभी हमला करो वाटर पर। इस अनजान आवाज के मालिक को देखने के लिए सूरज ने नजरें घुमाई, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक वाटर के सिर से एक पीली रोशनी का गोला टकराया और वाटर की आंखें फूट गई। हमला करो, फिर से अनजानी आवाज ने चिल्लाकर कहा। सूरज ने तुरंत वाटर के सिर पर मेटल के सरियों से वार किया और उन्हें उसके मुंह के सामने लटकता हुआ छोड़ दिया। वाटर को गुस्सा दिलाने के लिए उसने उसकी पूंछ, पीठ और गले पर कई सारे वार किए। वाटर ने गुस्से से बौखलाते हुए तेज दहाड़ मारी और अपनी पूरी ताकत लगाकर मुंह से बिजली छोड़ी। यस, मेरा आइडिया काम कर गया, सूरज खुशी से चिल्लाया। वाटर के बिजली छोड़ते ही सारी बिजली उन मेटल के तारों से होते हुए उसके सिर में समा गई और उसका पूरा सिर जल गया और मुंह और कानों से नीला खून उबलते हुए गिरने लगा। एक आखिरी तेज दहाड़ मारकर वाटर आराम से जमीन पर गिर गया। अक्षय भी चट्टान से बाहर आ गया था। वो आवाज किसकी थी सूरज? अक्षय का सवाल सुनकर सूरज ने चारों तरफ मुड़कर देखा। कहीं कोई नहीं था। कौन है? सामने आओ और हमारी मदद के लिए शुक्रिया, सूरज ने चिल्लाते हुए कहा। अक्षय वाटर के मुंह के पास गया और कहा, इसकी फोटो ले लो सूरज, कनेक्ट से। इसे ले तो नहीं जा पाएंगे। अक्षय की बात सुनकर सूरज ने कनेक्ट से वाटर की फोटो खींची कि तभी उसे कनेक्ट के कैमरा में वाटर के पीछे एक औरत दिखाई दी। कौन हो तुम? रुक जाओ, भागती हुई उस औरत के पीछे जाते हुए सूरज ने चिल्लाया। कौन थी वो औरत जिसने सूरज और अक्षय की मदद की थी? सूरज को अब स्कूल में क्या नया चैलेंज मिलेगा? रोबोट और उसके कैदी अब क्या कदम उठाएंगे? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, उस औरत के पीछे भागते हुए सूरज चिल्लाया। उस औरत ने अपना हाथ हवा में लहराया और हवा में एक पोर्टल खुल गया। जब तक सूरज उस औरत तक पहुंच पाता, वो औरत पोर्टल के अंदर जा चुकी थी और पोर्टल बंद हो चुका था। नहीं, सूरज हताशा से चिल्लाया। उसे समझ आ गया था कि हो ना हो यही औरत उसकी मददगार थी। ओफो, कौन हो तुम? सूरज ने आसमान की ओर चिल्लाकर पूछा। अक्षय भी उसका पीछा करता हुआ आ गया था। सूरज, तुम ठीक हो? किसके पीछे भाग रहे थे तुम? अक्षय उस औरत को नहीं देख पाया था। पता नहीं कौन थी, पर मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। इस दुनिया में एक मददगार को पाकर उसे अपने दोस्त रघु की याद आ गई थी, जो हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। सूरज थोड़ा इमोशनल हो गया था। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ बहुत कुछ हो गया था और वो अभी इन घटनाओं के साथ धीरे धीरे एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। सूरज, हमें चलना चाहिए, जंगल खतरनाक जगह है, कहीं और कोई दूसरा जानवर ना आ जाए। तभी उन्हें पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। दोनों ने मुड़कर पीछे देखा। मोनिका की दी फाइल में जो हाथी और मकड़ी जैसा जानवर था, वो अभी अभी सूरज के हाथों मारे गए वाटर के टुकड़े करके निकल रहा था। चलो सूरज, जल्दी करो। अक्षय ने सूरज का हाथ पकड़कर खींचा और दोनों कुछ पलों बाद जंगल से बाहर अदृश्य दीवार में बने दरवाजों से स्टेडियम में वापस आ गए। पूरे स्टेडियम में दर्शकों के शोर से हंगामा हो गया। सूरज को देखकर मोनिका की आंखों में चमक आ गई थी। हमारे दोनों फाइनलिस्ट लौट आए हैं। दुर्भाग्य से हमारे दोनों ड्रोन्स को वाटर ने तोड़ दिया था, इसलिए दोनों फाइटर्स से पूछताछ करके रिजल्ट बताया जाएगा। सूरज और अक्षय को फाइटर्स गैलरी में ले जाया गया, जहां उनकी चोटों के इलाज के बाद चारों जजेस ने उनसे बात की। जंगल और वाटर की कहानी सुनते हुए मोनिका की आंखों में सूरज के लिए फिर से भूख दिखने लगी थी। उसने कुर्सी पर बैठे बैठे कसकर अपनी टांगों को एक के ऊपर एक रख लिया था। वाह सूरज, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल ही नहीं बल्कि ये तो शायद रिकॉर्ड है। आज से पहले किसी भी स्कूल फाइटर ने इतने बड़े और खतरनाक जानवर का शिकार नहीं किया है, और वो भी वाटर का, जिसका शिकार करने में कम से कम 4 फाइटर्स लगते। तुम लेवल 5 के नहीं बल्कि कम से कम लेवल 7 के फाइटर हो, लिया ने कहा और दोबारा सूरज के कनेक्ट से ली गई वाटर की तस्वीर देखने लगी। सूरज ने एक तस्वीर शेयर नहीं की थी जिसमें वो औरत धुंधली सी दिख रही थी। लिया की बात सुनकर स्कूल के कुछ टीचर्स और अक्षय लिया को घूरने लगे थे।
तुम दोनों की क्या राय है रोबोट और शनाया? सूरज ये फाइनल तो जीत गया है, पर क्या उसे लेवल 7 का फाइटर बैज देना चाहिए? मोनिका ने पूछा। बिल्कुल, रोबोट और शनाया ने सूरज की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मैं आप तीनों से कुछ बात करना चाहती हूँ, आप लोग मेरे साथ आइए। मोनिका ने बाकी तीनों जजेस से कहा और सूरज की ओर भूखी निगाहें डालकर उनके साथ दूसरे कमरे में चली गई। अक्षय, तुम स्कूल अस्पताल जाओ, 10 मिनट में हम सूरज के विनर बनने की अनाउंसमेंट कर देंगे। स्कूल के एक प्रोफेसर जिनका नाम लियो था, उन्होंने कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे अस्पताल नहीं जाना, मैं स्कूल जिम जाकर ड्रेस चेंज कर लेता हूँ। अक्षय ने फाइटर गैलरी से निकलते हुए कहा। कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज। और अक्षय चला गया। किसी ने भी उसकी आंखों में उबलती हुई नफरत नहीं देखी थी। मेरा इतना अपमान आज तक नहीं हुआ। सूरज को हराना नहीं है, अब उसे बर्बाद करना है पूरी तरह। अक्षय के नाखून उसकी हथेलियों में धंसे हुए थे और उनसे खून टपक रहा था। मेरी जान बचाने का तेरा ये एहसान तो मैं चुका कर रहूंगा सूरज, वो भी तेरी जान के साथ। इधर प्रोबॉट की लैब के बेसमेंट में बंद सभी कैदी भागने का प्लान बना रहे थे। पर प्रोफेसर हार्प, हम ये करेंगे कैसे? रवि ने पूछा। मेरे और प्रोफेसर स्टीन के पास एक प्लान है। प्रोफेसर स्टीन, बताइए उन सबको कि आपने आज क्या सुना। प्रोफेसर स्टीन लगभग 45 साल के थे। उनके कंधे झुके हुए थे और वो पिछले 8 सालों से प्रोबॉट के कैदी थे। मैंने और प्रोफेसर हार्प ने आज प्रोबॉट की कुछ बातें सुन ली थी। वो प्रोफेसर स्टीन की बात खत्म होने से पहले ही सब लोग खुसर फुसर करने लगे। प्रोफेसर स्टीन ने हाथ ऊपर उठाया और कहा, शांत। सब लोग शांत हो गए। प्रोबॉट ने हमें पहले जिस कमरे में कैदी बनाकर रखा हुआ था, वो कमरा स्पेशली कैदियों के लिए बनाया था उसने, पर कुछ कारणों से उसे हमें यहाँ बेसमेंट में रखना पड़ रहा है। पर यह बेसमेंट कैदियों के लिए नहीं बना है, ये एक नॉर्मल बेसमेंट है। यहाँ की दीवारें ना तो साउंड प्रूफ हैं, ना ही इसमें कोई अटैक या हमें फंसाए रखने या टॉर्चर करने का सामान है। तो रवि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आज सुबह कोई लड़की प्रोबॉट से मिलने आई थी, शायद अकीरा नाम की। प्रोबॉट उससे फाइटिंग लीग के फाइनल की बात कर रहा था और सूरज पर नजर रखने को भी मना रहा था। ये बात सुनकर रवि और माया के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। प्रोबॉट ने आगे कहा कि वो आज देर रात तक बिजी रहेगा, फाइटिंग लीग के फाइनल खत्म होने तक और उसके बाद के जश्न में भी। हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं, पर कैसे? माया ने पूछा। वो पीछे वाली दीवार देख रहे हो ना, उसे तोड़कर, और फिर हम सब आजाद। प्रोफेसर हार्प के चेहरे पर खुशी नाच रही थी। वो रवि और माया के साथ शरद के पहले कैदियों में से एक थे, लगभग 19 साल से। इतने सालों में खुशी आने पर उनका चेहरा और डरावना दिखने लगा था। दीवार तोड़कर हम प्रोबॉट की कैद से भागेंगे? आप पागल तो नहीं हो गए? प्रोफेसर मिया ने कहा। प्रोफेसर मिया सभी कैदियों में सबसे छोटी थी, लगभग 32 साल की। प्रोबॉट ने उन्हें 4 साल पहले कैदी बनाया था। प्रोफेसर मिया का स्वभाव काफी हंसमुख था और कैद में होने के बावजूद वो बाकी लोगों से ज्यादा पॉजिटिव रहती थी। नहीं मिया, तुम लोगों ने प्रोबॉट के आने और जाने के बाद एक इलेक्ट्रिकल आवाज सुनी है हर बार? प्रोफेसर स्टीन ने पूछा। सबने हाँ में सिर हिलाया। वो आवाज इलेक्ट्रिक लोहे के गेट की है जो बेसमेंट की उस पिछली दीवार के बाहर लगी हुई है और साथ ही बेसमेंट के दरवाजे के बाहर भी, प्रोफेसर स्टीन ने बताया। पर यह आवाज आज सुबह प्रोबॉट हमें खाना देकर गया तब नहीं आई। मतलब वो लोहे का गेट लगाना भूल गया है या फिर किसी गड़बड़ी के कारण गेट बंद नहीं हुआ। इसी कारण से आज प्रोबॉट की और उस लड़की की बातें मैंने और प्रोफेसर हार्प ने सुन ली। ये बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे पर उम्मीद की एक झलक दिखने लगी। प्रोफेसर मिया सबसे ज्यादा उत्साहित दिख रही थी। तो अब हमें यहां से निकलना कैसे है? प्रोफेसर मिया ने पूछा। बेसमेंट के दरवाजे पर तो प्रोबॉट का लोहे का गेट लगाना समझ आता है, पर इस पिछली दीवार पर कोई क्यों लोहे का गेट लगाएगा, जानते हो? प्रोफेसर स्टीन ने पूछा और सबके चेहरे पर सवाल देखकर प्रोफेसर हार्प से कहा, आइए प्रोफेसर, हम दोनों ही शुरुआत करते हैं। दोनों प्रोफेसर बेसमेंट के अगले भाग की ओर गए, जहां पर ऊपर घर आती सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी अंधेरी जगह थी और उन्होंने वहां जाकर 2 मेटल रॉड निकाली। सब ये देखकर हैरान रह गए। दोनों प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बेसमेंट की दीवार तक गए और प्रोफेसर स्टीन ने कहा, 1 2 3, और दोनों प्रोफेसर्स ने दीवार पर रॉड पटकी। दीवार में दरार पड़ गई और कुछ ईंटें और पत्थर खिसक गए। ये दीवार कमजोर है, इसलिए प्रोबॉट ने लोहे का गेट इसके पार लगवाया है, पर अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हम आज आजाद होकर रहेंगे।
प्रोफेसर स्टीन की आंखों में आंसू थे। उन्हें अपना परिवार देखे हुए कई साल बीत चुके थे। आप सब उस सीढ़ी के नीचे से औजार ले आइए, प्रोफेसर ने कहा। सब जाकर कोई ना कोई औजार ले आए। प्रोबॉट ने हमें इन औजारों के साथ कैद किया। और आपको इनके बारे में कैसे पता चला? जिस दिन प्रोबॉट ने हमें यहाँ लाकर कैद किया था उसी दिन ऊपर प्रोबॉट की लैब में हलचल के कारण रात में सीढ़ियों के नीचे रखे कुछ औजार गिर गए थे। आप सब सो रहे थे तो मैं अकेला देखने गया तो ये पता चला। और रही बात प्रोबॉट की, तो मुझे नहीं लगता है कि जब से उसने प्रोफेसर पामेला की हत्या करके उनका ये घर हथिया लिया था तब से उसने इस घर का ख्याल रखा है। उसे तो ध्यान ही नहीं रहा होगा। वैसे भी उसने हमें जल्दबाजी में यहाँ ट्रांसफर किया था, न जाने क्यों, पर हमारा तो भला हो गया, प्रोफेसर स्टीन ने कहा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। प्रोबॉट कब आएगा पता नहीं। हम काम शुरू कर देते हैं और दीवार की हालत देखकर लग रहा है कि हम जल्द ही कामयाब हो जाएंगे, प्रोफेसर मिया ने उत्साह से कहा और दीवार के पास आकर खड़ी हो गई। हमारी आजादी के नाम, प्रोफेसर मिया ने चिल्लाकर कहा। सबके चेहरों पर उम्मीद और जोश था। सब ने चिल्लाकर कहा, हमारी आजादी के नाम। इधर स्टेडियम के बीचों बीच में सूरज जजेस के साथ खड़ा हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तो इस साल के साकुरा फाइटिंग लीग का विनर है सूरज। अनाउंसर ने जैसे ही ये अनाउंस किया पूरे स्टेडियम में जश्न का माहौल छा गया। अक्षय के ग्रुप के अलावा कोई उससे नफरत नहीं करता था। सूरज के जीतने पर उन्हें स्कूल का नया हीरो मिल गया था। अकीरा की नजर स्टेडियम पर गड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर भी नफरत के भाव दिख रहे थे। रुक जाओ सब, एक अनाउंसमेंट और करनी है, अनाउंसर ने भीड़ को शांत करते हुए आगे कहा। सूरज ने जिस बहादुरी और दिमाग से वॉर्डर को हराया है वो काबिले तारीफ है। ऐसा किसी भी फाइटिंग स्कूल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वॉर्डर को हराना किसी आम लेवल 5 के फाइटर का काम नहीं हो सकता। इसके लिए अद्भुत टैलेंट और साहस की जरूरत पड़ती है। हमारे ग्रह के महान फाइटर में भी कुछ एक ही रहे होंगे जिन्होंने अकेले अपने दम पर वॉर्डर जैसे खतरनाक जंगली जानवर को मार डाला, और न सिर्फ मारा बल्कि अपने ओपोनेंट की जान भी बचाई। इसलिए जजेस ने यह तय किया है कि सूरज को लेवल 5 के फाइटर से लेवल 7 का फाइटर बनाया जाता है। सूरज हमारे स्कूल का नया हीरो, वॉर्डर किलर और लेवल 7 का फाइटर। पूरा स्टेडियम दर्शकों की तालियों, चीख और कोलाहल से भर गया। शनाया और लिया स्टेज के ऊपर आए और उन्होंने सूरज को जंगल रन फाइनल जीतने पर एक ट्रॉफी दी जिस पर साकुरा फाइटिंग स्कूल का लोगो बना हुआ था। बहुत खूब सूरज, शानदार परफॉर्मेंस, शनाया ने उसके गले लगते हुए कहा। सूरज, तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करके मजा आ जाएगा। तुम्हारा लिया जिम में हमेशा स्वागत रहेगा। लिया ने उसे अपने जिम का इनविटेशन भी दे दिया था। इसके साथ ही मोनिका ने सूरज को लेवल 7 का बैज उसके सीने पर लगाया। वेल डन सूरज। मोनिका के हाथ सूरज के सीने पर जैसे ठहर गए थे। उसके नाखून सूरज के सीने पर धंसने लगे थे। मोनिका, मैं भी जज हूं, मेरा भी कांग्रेचुलेशंस देना बनता है, प्रोबॉट ने मोनिका से कहा। मोनिका मुस्कुराते हुए हट गई। तुम स्कूल के बेस्ट फाइटर हो सूरज, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये कहकर प्रोबॉट ने उसे गले लगा लिया। प्रोबॉट के गले लगते ही सूरज की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे विक्रम अंकल की याद आ गई थी। कैसे विक्रम अंकल उसकी हर छोटी बड़ी खुशी और जीत का जश्न मनाते थे, चाहे स्कूल में पास होना हो, रेस में जीतना हो या फिर मिक्स्ड मार्शल आर्ट या जिम कंपटीशन में प्राइज लाना हो। साथ ही रघु उसकी जीत में कितनी खुशी से शामिल होता था। चाहे दिन हो या रात, वो पार्टी प्लान करना नहीं भूलता था। सूरज कितना भी थका क्यों ना हो, विक्रम अंकल और रघु उसके मूड को हमेशा खुश कर देते थे। उसे शीना की भी याद आ रही थी। किसी तरह पिछले कुछ सालों में शीना ने उसकी हर जीत को अपनी जीत माना था। शीना ने उसे हर कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया था और हर जीत के बाद सूरज की जीत सेलिब्रेट करने के लिए सूरज से ज्यादा शीना एक्साइटेड होती थी। सूरज को अपनी जीत से ज्यादा शीना का जश्न मनाना याद आ गया था। दोनों के जिस्म किस तरह से बिस्तर पर रात भर करवटें बदलते हुए सिलवटें छोड़ देते थे। सूरज, ये जश्न तुम्हारे नाम का है, एंजॉय करो। और हाँ, कुछ देर में मैंने अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें वहां आना है। तुम्हारे लिए ही पार्टी रखी गई है और प्रोबॉट, तुम्हें भी आना है। इतना कहकर मोनिका ने सूरज को गले लगाया और मुस्कुराती हुई पलट कर चली गई। सूरज, तुम्हें ये पार्टी जिंदगी भर याद रहेगी, शनाया ने सूरज को आंख मारकर कहा और लिया का हाथ पकड़कर चली गई। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
सूरज ने पूरे स्टेडियम की ओर देखा और अपनी ट्रॉफी हवा में ऊपर उठा दी। पूरा स्टेडियम एक बार फिर रोमांच और चीखों से भर गया। सूरज, 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 सूरज। स्टेडियम के पास बनी बिल्डिंग की छत पर दूरबीन से यह सब कुछ देख रही अकीरा ने अपनी दूरबीन तोड़ दी। जब तक तेरा समय चल रहा है सूरज, तब तक जश्न मना ले। मैं वादा करती हूँ तू ज्यादा समय तक जश्न नहीं मना पाएगा। अकीरा अपना बैग उठाकर बिल्डिंग की छत से गायब हो गई। पर सिर्फ अकीरा ही नहीं थी जो सूरज पर नजर रख रही थी। पाशो शहर से सटे हुए जंगल की पहाड़ी पर एक और औरत दूरबीन जैसे डिवाइस से सूरज को देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। सूरज, तुम्हें इस दुनिया में आना ही था। आज जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं कह सकती हूँ कि भविष्यवाणी झूठी नहीं थी। सूरज, हम जरूर मिलेंगे जल्द ही। कौन थी ये रहस्यमयी औरत और किस भविष्यवाणी के बारे में बात कर रही थी? क्या प्रोबॉट के कैदी भाग पाएंगे? सूरज और मोनिका के बीच पार्टी में क्या होगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हाय मोनिका। सूरज मोनिका के घर पार्टी में पहुंच चुका था। सूरज को स्कूल से लौटते हुए काफी देर हो गई थी। लगभग आधी रात का समय होने को आ गया था। सॉरी, मैं काफी लेट हो गया मोनिका, वो सब लोग स्कूल में। सूरज ने मोनिका को समझाते हुए कहा। मोनिका ने सूरज के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, आज की रात किसी को देर नहीं होगी सूरज, तुम कपड़े चेंज कर लो। प्रोबॉट भी आता ही होगा। पार्टी फर्स्ट फ्लोर पर है, फ्रेश होकर ऊपर आ जाओ। मोनिका अब भी हेड मिस्ट्रेस की ड्रेस में ही थी। ऊपर वाले फ्लोर से हंसने की आवाजें भी आ रही थी। तुम नीचे गेस्ट रूम में फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए कपड़े भी वहीं रखे हैं। सूरज ने अंदाजा लगाया कि शायद लिया और शनाया ऊपर ही हैं। उन तीनों के अलावा कोई और नहीं था वहां। सूरज मोनिका के कहने पर नीचे वाले गेस्ट रूम में फ्रेश होने और कपड़े चेंज करने चला गया। इधर प्रोबॉट की लैब में बेसमेंट की पिछली दीवार लगभग टूट चुकी थी। बस कुछ और वारों में वो ध्वस्त होने वाली थी। कम ऑन गाइस, बस कुछ पल और हम सब प्रोबॉट की गिरफ्त से आजाद हो जाएंगे, प्रोफेसर मिया ने चिल्लाकर कहा। प्रोफेसर मिया सबसे ज्यादा जोश में थी। उनकी आवाज सुनकर सभी लोगों ने तेजी से दीवार पर वार करने शुरू कर दिए। बस हो गया, हो गया, हो गया। सभी ने एक साथ एक बार उसी दीवार पर वार किया और पूरी दीवार ढह गई। सभी लोगों के खुशी की आवाजें गूंजने लगी। उन सब के सामने दीवार का मलबा था और धूल ही धूल थी। एक दूसरे को देख पाना मुश्किल हो रहा था। सब आपस में गले लगकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। थैंक यू प्रोफेसर स्टीन और प्रोफेसर हार्प, आप दोनों के कारण आज हम सब आजाद हैं, माया ने कहा। उसके कमजोर शरीर में जैसे दोबारा जान आ गई थी। रवि ने उसे पीछे से आकर गले लगा लिया। मुझे लगता है हमारे साथ साथ प्रोफेसर मिया भी बधाई की पात्र हैं। उनके जोश के कारण ही हम ये दीवार इतनी जल्दी तोड़ पाए, वरना हमें तो कुछ और घंटे भी लग सकते थे, प्रोफेसर हार्प ने कहा। बिल्कुल सही कहा हार्प ने, प्रोफेसर स्टीन ने कहा और उड़ती धूल में देखकर आवाज लगाई, मिया, मिया। अरे वो रही मिया, धूल से अलग होकर खड़ी है, हम भी वही चलते हैं। रवि ने चिल्लाकर सबको एक तरफ इशारा किया और सब मलबे और धूल से निकलकर मिया की ओर बढ़े। मोनिका, मोनिका। सूरज फ्रेश होकर और पार्टी के कपड़े पहनकर तैयार हो चुका था। ब्लैक शर्ट और क्रीम ट्राउजर में वो काफी स्मार्ट दिख रहा था। उसके लंबे काले बाल उसने पोनी टेल में बांध लिए थे। टाइट शर्ट और पैंट में उसके बॉडी फीचर्स काफी उभर कर दिख रहे थे। मोनिका ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो वो ऊपर के कमरे की ओर चला गया। वहां कोई भी नहीं था और किसी भी तरह की पार्टी की तैयारी भी नहीं दिख रही थी। न खाना, न डेकोरेशन, न गाने। सूरज मोनिका के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। मोनिका के बेडरूम में से आवाजें आ रही थी। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला। हे सूरज, कम कम। मोनिका के बेड पर लिया और शनाया बैठे हुए थे। दोनों ने ही ब्रा और पैंटी पहनी हुई थी। मोनिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लिया और शनाया दोनों 5 फुट 10 इंच की थी और लगभग दोनों 26 साल की। लिया का जिस्म मोती के रंग का था और चमक भी। वहीं शनाया हल्की सांवली सी थी और उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सेंसुअल मुस्कुराहट थी। हाय लिया, हाय शनाया, मोनिका कहाँ है? सूरज ने रूम में चारों तरफ देखा। मोनिका के बेडरूम में 2 किनारों पर खाने की चीजें रखी हुई थी। पूरे कमरे में हल्की सी रोशनी थी, जैसे कि कई मोमबत्तियां जल रही हों। मध्यम रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था। पूरे बेडरूम में सजावट थी।
छत पर आर्टिफिशियल छोटे छोटे रंग बिरंगे पटाखे फूट रहे थे। मोनिका के बेड के पास 2 एक्स्ट्रा सोफे लगे हुए थे और उनके सामने लगी टेबल पर काफी सारी बोतलें रखी हुई थी। सूरज समझ गया कि पार्टी मोनिका के बेडरूम तक ही रहने वाली थी। मोनिका भी